अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वालाना। ले जी, आप सबको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और इस दफ़ा कई सूबों के अंदर पार्टियों ने कहा कि यहाँ पर उस तरह से फ्री माहौल नहीं है। ये किसी रियासती इदारे या रियासत की तरफ से नहीं, बल्कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके खदशात यानी ख़तरात की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से है। बहरहाल कईयों ने मौसम का बहाना किया, लेकिन आपको पता है कि इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर इन्हिसार होना है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, वो है आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के भी हो सकते इस सेंस में कि बल्ले का निशान तो है नहीं, और वो लोग जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन इनकी क्या क्या बोली लगा सकता है, कैसे ले सकता है, या जो भी जमहूरियत में होता है, इससे पहले भी आपने देखा। तो क्या 2024 के ये आइंदा होने वाले इलेक्शन पिछले पाकिस्तान की हिस्ट्री के इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं? वैसे हैं? अगर मुख्तलिफ हैं तो कितने मुख्तलिफ हैं, और क्या फैक्टर्स हैं जो कि 2024 के इन 8 फरवरी के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना सकते हैं, या फिर सारे चुप कर जाएंगे? जो भी 8 फरवरी के दिन को हुआ, 9 फरवरी को सारे उसे तस्लीम कर लेंगे। सलमान आबिद साहब, आमिर खाकवानी साहब और प्रोफेसर शबीर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबका, तजियाकार है, आप सब जानते हैं उन्हें। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, कितना मुख्तलिफ है सर साल 2024 पाकिस्तान की बाकी सारी तारीख से इलेक्टोरल? तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंतखाबात कभी भी मुनसफाना और शफाफ नहीं हुए, और हमें इंतखाब जो है वो दूसरे इंतखाब से ज्यादा मुतनाज़ा रहा है। और एक दूसरा एटीट्यूड ये हमारे यहाँ पाया जाता है कि जो भी इंतखाब जीतता है वो समझता है कि इंतखाबात शफाफ हुए, और जो हारता है वो कहता है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। लेकिन ये जो हालिया इंतखाब है जो 2024 का है, 8 फरवरी का, इसने भी पिछले तमाम इंतखाबात के रिकॉर्ड तोड़े हैं। और जिस अंदाज की प्री पोल रिगिंग हुई है, और जिस अंदाज से लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज निकलकर सामने आए हैं, और जिस अंदाज का पीटीआई को अताब का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि उनकी जमात की शनाख्त भी, उनका इंतखाबी निशान भी नहीं है, और टोटल पूरे पाकिस्तान में जो 17,000 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से 11,000 से ज्यादा लोग जो है वो आजाद उम्मीदवार हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे खड़ी है और कितनी खड़ी है। तो ये इंतखाबात भी एक उसी तरह से इंतखाबात हो रहे हैं जैसे माजी के अंदर इंतखाबात होते रहे हैं। इस दफा उसकी शक्लें हमने थोड़ी सी शिद्दत ज्यादा देखी है एक पार्टी के खिलाफ। हालांकि हमेशा से इंतखाबात को देखें तो किसी हर इंतखाब में एक पार्टी जालिम होती है या मजलूम बना दी जाती है, और एक हीरो होता है और एक जीरो होता है। अच्छा। तो इस इंतखाब में पीटीआई जो है वो हीरो की बजाय विलन का किरदार अदा कर रही है, और हीरो का किरदार नवाज शरीफ साहब के पास है। पिछले इंतखाब 2018 में नवाज शरीफ साहब विलन थे, इमरान खान हीरो थे। तो मेरा मतलब है कि इन इंतखाबात के नतीजे में भी जो कुछ होगा सलमान भाई, उससे पाकिस्तान हीरो तो वो नहीं होता जो अवाम के दिलों में होता है। तो 2018 में नवाज शरीफ अवाम के दिलों में थे, वो हीरो हुए, अब कौन है? देखिए ना बनाना साहब, अवाम की हुक्मरानी की बुनियाद पे तो यहाँ कभी भी हुकूमतें नहीं बनी ना। नहीं, ना अवाम को कभी पूछा गया मैंडेट जो है, नहीं देखिए ना 22-25 करोड़ अवाम के दिल ना तोड़े बैठ के। तो मुझे क्या जरूरत है अवाम का दिल तोड़ने की, मैं तो खुद टूटा हुआ हूँ। मेरा मतलब है हमें पता है ना कि इंतखाबात कैसे होते हैं, कैसे नताइज तैयार होते हैं। ये कोई नई कहानी तो नहीं है ना जो हम अपने अंदर पे यहाँ पे बयान कर रहे हैं। सही है। ले जी, आमिर खाकवानी साहब, कोई ऐसी बात करें कि सलमान आबिद का टूटा हुआ दिल जुड़ जाए 2024 के इंतखाबात के हवाले से। देखिए, दिल तो बात होगा कि जो ज्यादा अच्छे होनी चाहिए थी इंतखाबात की वजह से, होना चाहिए तो माहौल नहीं बन रहा। और हर बंदे को उसका देखें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस इलेक्शन से, अभी भी है कि इलेक्शन एक ब्रेक थ्रू भी साबित होंगे और आज पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी ना डेट पास है, मुसलसल मसाइल चल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है एक बात बड़े यकम से कही जा सकती है, ये इलेक्शन होने से पहले ही काफी कंट्रोवर्शियल हो गया, काफी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। और मुझे लग रहा है अगले कभी जितना चल रही है और जिसको कंपेटिशन में जा रही, अगले दिनों भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। अच्छा। और साथ स्टेबिलिटी में जैसे होगी जी, यानी क्या बोला आपने? मुझे समझ नहीं आई, क्या बोला? दोबारा बोलिएगा, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जी जी, ऐसे ना आवाज को कर देता हूँ। अब आवाज मेरी आवाज आ रही है जी? आपको? अब अभी आ रही है, बोलिए, दोबारा बोलिए। आपने क्या बोला, क्या आखिरी जुमला बोला? जी, मैं ये कह रहा था, ये इलेक्शन, एक बात तो बड़े यकीन से कही जा सकती है कि इलेक्शन
होने से पहले ही, यानी इलेक्शन डेट से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और जो अगले चंद दिनों में मजीद कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। और दूसरा, इसके कभी इम्कानात हैं, बस ये एक बैड में बात कर रहा हूँ, यानी मुझे तो खुशी है कि नहीं हो रही कहते हुए, लेकिन इसमें खतरा मौजूद है कि इसके बाद स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी, इसके बाद मसाइल बढ़ेंगे ही। तो ये एक इलेक्शन पे हम सब लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन एक हल निकलेगा इस सूरत में कि अवाम अपना एक मैंडेट देंगे, एक फ्रेश मैंडेट आएगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा होगी। तो इलेक्शन होने से पहले ही वो जो मसला है वो बहुत होता नजर आ रहा है। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। मैं पूछता हूं क्यों नहीं नजर आ रही। पहले जरा प्रोफेसर शबीर साहब, प्रोफेसर साहब आप बताइएगा कि 2024 सेम है 1970 से लेकर अब तक या कोई डिफरेंट होने वाला है इस दफा? प्रोफेसर साहब देखिए, डिफरेंट तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये अगर पाकिस्तान की आप इलेक्शंस की तारीख देखें कि अब तक कोई तकरीबन 1 दर्जन के करीब इलेक्शंस हो चुके हैं। ये पहला इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन से पहले ही डाउट्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो गए। डाउट्स जी। और इलेक्शंस की जो सबसे अहम बात होती है वो इलेक्शन की सैंक्टिटी होती है और क्रेडिबिलिटी जी, कि जो एक तो वो लोग जो उसमें शिरकत कर रहे हैं यानी उम्मीदवार और जो सियासी जमातें हैं उन्हें उस पूरे प्रोसेस पे पूरा इत्मीनान हो। सही। बदकिस्मती से ये पहली बार हो रहा है कि सियासी जमातों में एक चीज का फुकदान है कि वो जो रिलायबिलिटी होती है ना कि वो उस तरह से एतबार नहीं कायम हो पा रहा। सही। और वही वजह है कि आप वो गहमा गहमी भी नहीं देख रहे। ये कोई बरतानिया के इलेक्शन थोड़ी है जहां पे सिर्फ 1 हफ्ते की कैंपेन चलती है और वो इलेक्शन हो जाते हैं। यहाँ तो आपने देखा है कि बड़ी बड़ी रैलीज का पूरा फेस्टिवल होता है, उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, एक पूरी इकोनॉमी है इलेक्शंस की जो कि वो दिखाई नहीं दे रही। उसकी बड़ी वजह मुझे जो लग रही है वो ये कि ज़ाहिर एक सियासी जमात जो माजी में इक़्तिदार में थी वो ज़ेर-ए-ताब है, या आप ये कह लें कि उनका ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया नहीं है सबको। सही। और वो दिखाई भी दे रहा है। तो बदकिस्मती से कह लें कि एक बड़ा एक अहम होता है इलेक्शंस किसी मुल्क में होना कि अवाम को मौका मिलता है कि वो अपना किराएदही इस्तेमाल करें। ठीक सर। और फिर जिनको वो मुंतखब करना चाहते हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ी जो एक अहम चीज नजर आ रही वो ये कि इलेक्शंस में जो सबसे अहम बात होती है वो 2 फरीक होते हैं। ठीक सर। आप कभी सोचते होंगे कि अमेरिका में 2 सियासी जमातें हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो इलेक्शन में चाहिए यही होता है कि 2 हरीफ हों। अब ये अजीब इलेक्शन है जिसमें ये नहीं समझ आ रहा कि हरीफ कौन है। लो, पीपल्स पार्टी और नून लीग हरीफ है सर। इतनी तकरीरों के बाद भी आपको नहीं समझ आ रही। बिलावल तो तीर से शेर का शिकार करने निकले हुए हैं। बिलावल साहब की तो अपनी पार्टी सिर्फ सिंध की जो आप कह लें जो देहाती हल्के हैं वहां तक महदूद है। वो तो अर्बन हल्कों में भी नहीं इतनी पॉपुलर, जो कराची और हैदराबाद और जो सक्खर है बड़े शहर। तो नून लीग को आप पूरे पाकिस्तान की पार्टी समझ रहे हैं और उसके मुखालिफ पीटीआई थी जो कि नहीं है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, पीटीआई को आप यूं ना कहें कि पीटीआई उस नाम से या उस निशान से नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जो मुख्तलिफ निशान अलाट हुए हैं या पीटीआई ने अभी तक ये तो नहीं कहा कि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। तो फिर तो है ना, 2 हरीफ तो हुए ना। चले, एक हरीफ के पास बैट नहीं है बैटिंग करने के लिए, बहरहाल मैदान के अंदर तो है ना, जुगाड़ करे और जीते मैच को। देखिए जी, जो मुश्किलात यहाँ दरपेश आ रही हैं उनमें से बास का कहना ये है कि उनको जो है कैंपेन करने की उस तरह की आज़ादी नहीं है या इलेक्शन में उस तरह से पार्टिसिपेट करने की उनके पास उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी नहीं है। फरीक, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि अगर आप इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें यकीनन वो सियासी जमात जो 2018 के बाद इक़्तिदार में आई थी और जिनके अब लीडर जो है इस वक्त जेल में है, वो एक मेजर फैक्टर है, एक मेन फैक्टर है इंतखाबात में। लेकिन सुलेमान आबिद साहब, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे। सुलेमान साहब, कुछ 3 पॉइंट ऐसे जिसकी वजह से आप और आमिर खाकवानी साहब समझ रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं होने से पहले ही, यानी शादी होने से पहले ही टूटी हुई है। देखिए ना, उसके अंदर 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में जो तश्कील हुई है तो सबको पता है कि कैसे हुई है। नंबर 2, आपको भी पता कैसे हुई है। जैसे पाकिस्तानी सियासी जमातें बनती हैं, मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ कैसे बनी थी वो भी हमने सबने देखा था। तो ये पार्टियां जिस तरह से बनी है उसी से लगता है कि एक सियासी इंजीनियरिंग की गई है
और लोगों को कहा गया कि वो जाके पीटीआई का हिस्सा बने, और लोगों ने देखा फिर आपने पीटीआई का हिस्सा भी बने ऐसे कामे तक। ठीक है। फिर दूसरा इसमें हमने देखा है कि जबरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं और बाकायदा लोगों की शक्लें जो है वो कुछ और कह रही थी, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी और कहा कुछ और जा रहा था। फिर उनमें से आप देखिए फवाद चौधरी का वापस चले गए, अली जैदी वापस चले गए, इमरान इस्माइल वापस चले गए, मुशर्रफ चीमा, जमशेद चीमा वापस चले गए। तो वो एक जबरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का माहौल भी हमने देखा। फिर हमने पहली दफा ये देखा कि जनाब तजवीज़ कुनंदा, ताइद कुनंदा और कैंडिडेट जो है वो बाकायदा इलेक्शन लड़ने से पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी अब आप देखिए ना, पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं मोस्टली रिपोर्ट है। और ये शबीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं इसको चैलेंज करता हूँ आपकी प्रोग्राम में, आप मुझे लाहौर में पीटीआई का कोई प्रोग्राम करके दिखा दें और कोई रैली करके दिखा दें जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ना उनको रैली की इजाजत है, ना उनको दफ्तर खोलने की इजाजत है, ना उनको जलसा करने की इजाजत है, ना उनको सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो सामने आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ये काफी है इलेक्शन इंजीनियरिंग। सर इसमें दो चीजें नहीं है, एक तो मुझे लगता है वो अल्लामा साद रिजवी वाला, जो साद रिजवी की पार्टी है उनकी बददुआएं, और दूसरा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, ये दो फैक्टर पीटीआई के लिए काफी नहीं है। बात ये ना, किसी ने क्या कुल्हाड़ी मारी और किसी ने कुल्हाड़ी क्या नहीं मारी है। मुस्लिम लीग नून ने क्या कुल्हाड़ी मारी थी 2018 में जब उनके साथ ज्यादती हुई थी, ठीक है ना। पसंद नहीं थे ना, बात ये कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को शायद पसंद नहीं था बकौल उनके। नहीं देखिए ना, हमारी सियासी तारीख है। एक जमाने में भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, आज इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो मसला ये तो नहीं है कि हमको कहें कि कोई वाकया, ये तो एक तरीका है। कभी कोई हीरो हो जाता है, कभी कोई जीरो हो जाता है। जो हीरो हो जाता है उसके लिए सब कुछ रास्ते साफ कर दिए जाते हैं। अब आप देखिए यही अदालतें थी जिन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई थी, यही नायब था, यही एफआईए थी, आज वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। सही। तो आपको लगता है ये खत्म हो जाएंगी, हीरो जीरो वाला जो ट्रांजिशन आई है ये दोबारा फिर 180 डिग्री पे टर्न कर सकती है? जो आज के हीरो है वो जीरो दोबारा से हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। कल तक नवाज शरीफ साहब जीरो थे, आज वो हीरो बन गए। आज इमरान खान साहब को उन्होंने अताब का निशाना बनाया हुआ, कल इमरान खान की वापसी हो सकती है, परसों बिलावल की वापसी हो सकती है। तो लेकिन वो कौन सा ऐसा रोड है जिस पर चलेंगे उनकी वापसी होगी, और कौन सा ऐसा रोड है जिस पर चलेंगे तो इनकी गाड़ी खराब हो जाएगी नून लीग वालों की? जब आप ताबेदारी के साथ चलेंगे, फर्माबरदारी के साथ चलेंगे, ओबीडियंट बच्चे बन के चलेंगे तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। आमिर खाकवानी साहब, आप भी एग्री करेंगे इस चीज से, जो पॉइंट्स सलमान साहब ने दिए हीरो जीरो वाले और कंट्रोवर्शियल? देखिए वो तो अब मैं एग्री करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी हिस्ट्री प्रूव करती है। लेकिन मैं आपको वकास मौलाना साहब, मैं आपको एक पेशगोई करता हूँ। इलेक्शन के बाद अगले चंद महीनों में, यानी इलेक्शन के 2-3-4 महीने बाद आप देखिएगा सूरत बिल्कुल चेंज हो जाएगी पीटीआई के हवाले से। क्या होगा? मुझे ऐसे लग रहा है कि पीटीआई को स्पेस मिलेगी, पीटीआई के लिए मुश्किलें कम होंगी, आसान होगी, और फिर अगला इलेक्शन पीटीआई के लिए बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर नून लीग के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। जब नून लीग की हुकूमत में जैसा लग रहा है ये कोई म्यूजिकल चेयर है, ये रियल लाइफ है जनाब, ये कोई गेम है। तो आप देखिएगा ना, ऐसे ही होता है ना पाकिस्तान में, रियल लाइफ और गेम की हदें कहाँ मिक्स हो जाती है पता नहीं चलता। अच्छा। तो जब देखें मुस्तफिक नून इस वक्त लग रहा है कि हुकूमत बना रही है, और शायद ये नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनना जा रहा है, उनकी फैमिली के कोई ऐसे लग रहा है, बाहर ऐसे लग रहा है। इलेक्शन का अभी तक जो पूरा सारा डिजाइन ऐसे जा रहा है। जैसे ही वो हुकूमत संभाल लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए कोई बहुत ज्यादा पीटीआई के लिए यही मुश्किल वक्त हो और फिर उनके लिए सारे सत्ते खैर हों, ऐसे नहीं होंगे। मुझे ये लग रहा है कि सूरत बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मियां साहब जब हुकूमत में आ जाएंगे तो उनको कैंडे में रखने के लिए, थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में, कंट्रोल में रखने के लिए भी कोई ताकतवर अपोजिशन चाहिए होगी ना। और वो अपोजिशन पीएस पार्टी तो कर नहीं सकती। बिलावल भुट्टो की फिर बात है ना, तीर से शेर से शिकार करना, वो क्या शिकार करना है हम सब जानते ही हैं, कैसा तीर हो क्या शिकार। तो वो और कोई वही नहीं है कि हुकूमत बैठे हो, ये बिलावल साहब बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर की अंडर बैठे, इतने पहले बैठे रहे, तो इतना बिलावल बने तो पर पार्टी को शामिल हो जाएगी। तब जरूरत पड़ेगी एक रियल अपोजिशन पार्टी की, ताकि साहब भी कहीं ना कहीं चीजें रहे। तो आप हम ये तो है इंशाल्लाह, आप भी अगर यही जगह प्रोग्राम कर रहे हो या कहीं भी प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आप देखिए और आप मुझे हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। जरा प्रोफेसर साहब से भी पूछ लेते हैं। प्रोफेसर साहब, एक तो कंट्रोवर्शियल के ऊपर आप बात कर सकते हैं, क्यों है, कैसे है, वजह क्या है, और दूसरा क्या अगर बड़े मियाँ साहब थोड़ा सा साइड पे हो जाएं तो फिर हीरो का सफर जारी रहेगा? अगर उन्होंने सही फुल फ्लेज एंट्री डाल दी तो फिर 2018 की तरह दोबारा से जीरो वाला सफर जो है वो आ सकता है नून लीग के ऊपर। आपको भी लगता है ऐसा?
देखें, जो पाकिस्तान में जो डायनेमिक्स है ना इलेक्शंस की, वो तब्दील होती रहती हैं। आप अगर 2022 में चले जाएं और अप्रैल में चले जाएं, जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो अदम एतमाद की तहरीक से पहले जाहिर है कि 4.25 साल पीटीआई को मिले। उन 4 सालों में जो कारकर्दगी थी वो, या जो उन्होंने वादे किए थे, वो जाहिर है कि वो कारकर्दगी मायूस कुन थी। जी तो उस वक्त अगर आप इलेक्शंस करवाते, तो आपको याद होगा उस वक्त कहा जा रहा था कि नून लीग के लिए जो पॉपुलर है। टिकट के उम्मीदवार हैं वो ज्यादा हैं। जी जी बिल्कुल, और जिमनी इंतखाब हार रहे और थे पीटीआई वाले। और पॉपुलर, और नून लीग के पास जो नारा था, उस वक्त जो बयानिया था वोट कि को इज्जत वोट दो। को इज्जत दो वाला, हाँ, वो ठीक है। बयानिया बड़ा पॉपुलर था। हाँ जी, लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल अदम एतमाद के बाद अक्सर हालात बदल गए। बदल गए। और वो जो एक स्लोगन आया कि हम कोई गुलाम है, वो स्लोगन पॉपुलर हुआ। और वो जो मुदाखलत की बात की गई उसके हवाले से, अब 18 माह की जो कारकर्दगी है पीडीएम की, अभी आप बात हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी, ये तो 13 जमातें इक़्तिदार में थी। जी सर। ये जो अभी 18 माह में हुकूमत रही है, उस हुकूमत में बिलावल भुट्टो और नून लीग के सब लोग इकट्ठे थे। जी तो इनकी जो कारकर्दगी थी 18 माह की, वो जो फेलियर था कि डॉलर जिस अंदाज से तवक्को थी कि बिल्कुल बिल्कुल। वो नीचे आएगा, या इन्फ्लेशन पेट्रोल के पैसे, या 36% 40 महंगाई, पे पहुंचा दी इन्होंने, सही कह रहे हैं आप। वो लेकिन उसका सारे का वो सारा मलबा सिर्फ एक जमात के, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि पूरी तहरीक इंसाफ का फैसला था रियासत मुखालिफ या जो भी हुआ 9 मई को, उसका सारे का सारा मलबा एक शख्स के ऊपर गिरा, वो ज्यादा जेर ताब आया है। बाकी तो ठीक है, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साइड पे हो गए, लेकिन एक शख्स जो है, इसी तरह मिलकर 13 पार्टियों ने हुकूमत की, लेकिन भुगत एक पार्टी रही है और वो नून लीग है। ऐसा है ना? देखें, नून लीग मेजर पार्टनर थी। मेजर। नून लीग इख्तियार में थी उस वक्त, तो उसमें जो वो खुद भी कहते थे एक जुमला, और मैं हैरान होता हूं कि हमारे सियासतदान सच भी बोलते हैं। वो अच्छा। कहते थे कि हमने रियासत को बचाया और सियासत खत्म कर ली है। ये बात उनकी अब दुरुस्त साबित हो रही है ठीक कि सर। वाकई सियासत, इसलिए कि इलेक्शंस का डर और खौफ वो इसलिए रहा कि एक दूसरा बयानिया पॉपुलर हो तो गया। आप इसको दूसरे एंगल से नहीं लेंगे? उनकी कुर्बानी भी तो है ना, अपनी सियासत की कुर्बानी देकर वो कह रहे उस बंदे से जो रियासत को डुबोने के चक्कर में था, उससे बचा लिया हमने। ये तो कल भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे थे। अगर आप गहराई में जाएं तो कुर्बानी तो अवाम ने दी है। अवाम ने ये दी है, अवाम जो वो महंगाई तो की चक्की में 76 पिस साल से रहे दे रहे हैं हैं, कायदे आजम के बाद से। जी सर। बिल्कुल दे रहे हैं। अवाम अभी भी कुर्बानी दे रहे हैं और महंगाई में पिस रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो महंगाई है और जो प्राइसेस हैं और जो प्राइस हाइक है, उसका खमियाजा जो है वो पीडीएम की जो 18 माह की गवर्नमेंट थी, अब जो इलेक्शन सर पे आए हैं तो फौरी तौर पे तो ये लोग इक़्तिदार से बाहर हुए हैं ना। सही सर। अवाम तो वो भूल गए जो 2 साल पहले सूरत हाल थी। ठीक। तो वो तो जो अब डेली बेसिस पे अब जो भुगत रहे हैं सामने, उनको अगर रिलीफ मिला होता, वो अगर आपने डॉलर को नीचे ले आए होते, पेट्रोल लेकिन को सर नीचे इसमें ले एक आए पॉइंट है, होते। मैं आपसे आपकी तरफ भी आता हूं, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट मेमोरी है हमारी कौम की, माजरत के साथ किसी को बुरा लगे। सुलेमान साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह प्रोफेसर साहब भी बात करें कि 3 साल 4 साल हुकूमत रही, कुछ किया नहीं, अगर वही कंटिन्यू रहता तो आज इमरान खान उस तरह, जिस तरह आप कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि अवाम के दिलों के अंदर वो खुद कहते हैं मैं हीरो हूं, 76% या 90% के ऊपर मेरी पॉपुलैरिटी है, तो अगर आज फिर उनको हुकूमत दे दी जाए तो वो अवामी हीरो से अवाम के दिल में जीरो आ जाएंगे, तो उनके लिए बेहतर है कि भाई इसी तरह रहें। सलमान लेकिन साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी और अगर वो अपने 5 बरस पूरे करती, तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की पोजीशन वो नहीं होती जो आज इनकी पोजीशन सही है। और लोग आपने भूल जब जाते हैं ना उनको परफॉर्मेंस पहले को, निकाला तो आपने उनको सेंटीमेंट्स के मजलूम ऊपर बना चलते दिया हैं। ना। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने इमरान खान को मजलूम बना दिया ना, आपने उनकी हुकूमत गिरा दी। मजलूम। तो अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ही चलने देते और 5 साल के बाद इंतखाबात होते और इमरान खान की हुकूमत खत्म होती, तो शायद आज इनकी मकबूलियत वो ना होती जो आज है। जी सर। इसलिए बात सारी सिंपल ये है कि जब हम ये हक जो है आवाम को देने की बजाय कुछ मखसूस लोगों के हाथों में ये हक चला जाता है कि वो जिसको मर्जी लाएं और जिसको मर्जी निकालें, तो फिर तो अवामी मैंडेट तो पीछे रह जाता है ना। अब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस बुनियाद पे थी कि वो लोग समझते हैं कि रिजीम चेंज के तहत इमरान खान को जो निकाला जाना था वो गलत था, और वो अब बहुत से लोगों ने इतराफ भी कर लिया है। अख्तर मैंगल साहब इतराफ करते हैं, महमूद खान अचकजई साहब इतराफ करते हैं, सबने कहा कि जनाब हमने उस वक्त जो है किसी के कहने के ऊपर जो है इमरान खान के खिलाफ तहरीक में तबाद पेश की थी। तो सियासतदान हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि उनको कहीं अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने आप को सहूलतकार के तौर पर पेश करते हैं। ये हमेशा से सियासत में रहा है। इमरान खान साहब भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत आगे तक चले गए थे, उनको जाना नहीं चाहिए था। और इसी तरह से आज मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत आगे तक चली गई है। इमरान खान के खिलाफ तो जो सियासी रास्ता है
जमहूरी रास्ता है वो तो नहीं निकल रहा ना। ठीक तो वो तो सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए तो अच्छे साइन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। सही। हम तो मुश्किल में जा रहे हैं। इलेक्शन जो है, जैसे खाकवानी साहब ने कहा कि आमतौर पे एक रेजोल्यूशन पैदा करते हैं सोसाइटी के अंदर, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज। हमारे यहाँ तो इलेक्शन जो है वो सोल्यूशन नहीं पेश कर रहा है, वो तो और ज्यादा तकसीम पैदा करेगा और ज्यादा टकराव पैदा करेगा। उसकी वजह यह है कि हम एक नॉर्मल तरीके से पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार नहीं है और हम उसके अंदर एडवेंचरिज्म करते हैं, मुहिमजोई करते हैं, अपनी पसंद और नापसंद को ज्यादा फोकियत देते हैं। उसी का नतीजा यह है ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक। आमिर साहब, आपको ये नहीं लगता कि आप कह रहे थे कि ना कि अवाम पिसती है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि 76 सालों में अवाम का भी बहुत कसूर है, मेरे समेत आप सबका, कि अगर एक बंदा 3 साल में हुकूमत में है, नवाज शरीफ को देख लें, वो हुकूमत में था, उस तरह से लोग हैप्पी नहीं थे, निकला, उसका बयानिया पॉपुलर हो गया, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, लोग सारे साथ मिल गए। दोबारा खान साहब हुकूमत में आए, उनके खिलाफ थे लोग, वो इवन हमसे बड़े नाराज थे कि माइक लेकर लोगों से पूछते हैं तो लोग तो मेरे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो निकले आज़ादी का उन्होंने नारा लगाया तो सारे मजलूम के साथ हो गए सेंटीमेंट और सारी परफॉर्मेंस को भूल गए। हम अगर इलेक्शंस में अवाम का पूरा रवैया ऐसा हो जाए कि हम उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उसका साथ या उसके मुखालिफ हों तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, रादर के हम सेंटीमेंट्स के ऊपर लोगों से मोहब्बतें और नफरतें करें। नहीं लगता आपको? देखिए, हम आवाम का हमें मुआफ़ा करना चाहिए, हम मुआफ़ा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि सियासतदानों को, सिविल हुकूमतों को पूरी तरह काम तो करने दिया जाए, पूरा उनको टेन्योर पूरे करने दी जाए, उनको काम करने दिया जाए, उनके खिलाफ ऐसे साजिशें पैदा कर दी जाए, या जिस तरह के धरनों से लेके सारी चीजें। अब उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी माजी में, हर बात धरनों को खुश होते रहे, सपोर्ट करते रहे, क्या चले ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब से या मुस्तफा नून के वाले से भी रेजोल्यूशन बहुत लोगों के थे, लेकिन अब जाके चीजें देखें, चीजें बहुत सी जिस तरह से इवॉल्व हुई हैं और आगे बढ़ी हैं और थकाव हुआ है, तो लोग अब और नाजुक देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि इन लोगों, जिस भी लीडर को उसे अपने नेचुरल अंदाज में जाना चाहिए, ना उसे अननेचुरल अंदाज में किसी को उठाना चाहिए और न गिराना चाहिए। लीडरों को अपने जो है उनको और आवाम फैसला कर दीजिए। जब हम कहते हैं कि आवाम का फैसला अहम है, जमहूरियत है, ये तो मुल्क कहें जमहूरी मुल्क नहीं है। जब हम अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहते हैं, पार्लियामानी सिस्टम की बात करते हैं, वोटर की उसकी राय की अहमियत की बात करते हैं, तो बार उनको भी उनके मैंडेट का भी एहतराम करें और जो पॉलिटिकल लीडर आते हैं करने दें, उनको अपना टेन्योर करने दें। मतलब जैसा क्या वजह है कि तवील से हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की पार्टी पूरे नहीं कर पाता। आपको इसमें उस फोर्स से गिला करें, आपका वजह है पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कि उन्होंने 5 साल पूरे नहीं करने दिए। आ जाते हैं बार बार टोपल्स होती हैं या प्राइम मिनिस्टर टोपल हो जाते हैं, मगर उसमें आप ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस या जो सियासी लोग हैं जिनकी अपनी हरदर्मी और खुदगर्जी होती है, मौका परस्त होते हैं कि बस ठीक है इसको निकाल लो, मुझे ले आओ, इनकी अपनी भी तो गलती है ना। इनको ये नहीं पता था मैं आऊंगा तो मेरे खिलाफ वो भी यही करेगा। ये जो आपने बात की, ये बात अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल इनका भी बिल्कुल मुहासबा होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक चीज डेवलप हुई है जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी। मतलब 90s की पॉलिटिक्स बनी थी। 90s की पॉलिटिक्स में होता ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले बल्कि बेनजीर भुट्टो साहब को निकाला गया 90 में, उसके बाद वोटर ने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर 93 में नवाज शरीफ साहब निकले तो फिर उन वोटर भी समझ लेते थे कि निकाला गया तो दोबारा नहीं लाया जाएगा और उससे वो रास्ता मुंह मोड़ लेते थे। फिर 96 में ये बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ। 90s में जिसको निकाला गया हुकूमतों से उसको दोबारा आने का चांस है, बिना वोटर भी उसके साथ जेन्युइनली खड़ा नहीं हुआ। ये अब जाके इवॉल्व हुआ है, थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ ऐसा, लेकिन इमरान खान के साथ या चेयरमैन पीटीआई के साथ ये बहुत ज्यादा फैक्टर आया है कि वोटर उनके साथ जुड़ा रहा है। हालांकि अभी भी आज देख लें ना, अब तो मतलब कोई शक की गुंजाइश है भी नहीं कि ये पार्टी नहीं है, पार्टी है ही नहीं, उनका निशान ही नहीं है, सब कुछ भी है। अभी भी आप लोग जहाँ भी दो लोग भी मीडिया के चैनल्स के मुख्य लोग सब लोग सर्वे करते हैं, सर्वे के रिजल्ट जो है ना वो बाजू का तो दिखाना ही मुमकिन नहीं होती और मुस्लिम के लिए भी पहचान की सरकार बनी हुई है। जबरदस्त। तो ये वोटर को जो इवॉल्व हुआ है, वोटर का भी शऊर, हमें उसको बड़ा सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बड़ा एक अपना इंडिपेंडेंट फैसला कर रहे हैं। ठीक। प्रोफेसर साहब, ये स्टेबिलिटी अगर इलेक्शन के बाद भी नहीं आएगी या नहीं आ सकती आप इसके ऊपर, या आ सकती है तो कैसे आ सकती है? सारे जो पानी की ज़्यादा बड़ी छल्लें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं,
स्मूथ बहता हुआ पानी बन जाएगा जिस तरह के आज के हालात में नजर आ रहा है, या फिर स्टेबिलिटी अगर नहीं आएगी पॉलिटिकली तो क्यों नहीं आ सकती जनाब? देखिए, उसकी बड़ी वजह जो है वो ये कि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की साइंस ये है कि इलेक्शंस के बारे में जो उसमें लोग शिरकत कर रहे हैं, अवाम या सियासी जमातें, उनकी एक्विटेंस जो है ना, और विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस, वो बड़ा मायने रखती है। यानी इलेक्शन के बारे में सिर्फ ये जो जुमले पाकिस्तान में बोले जाते हैं ना आमतौर पे कि ये मुनसिफाना हो, ये आज़ादाना हो, ये गैर जानिबदाराना हो, भाई जिस एक्टिविटी में करोड़ों इंसान शामिल होंगे, करोड़ों इंसान में लफ्ज करोड़ों इस्तेमाल किया है। जी सर। पाकिस्तान में 15 करोड़ तो वोटर्स हैं। बाकी जो इदारे हैं, फौज है, पुलिस है, पर्सनल, और जो इलेक्शन कमीशन, जहां इतने लोग इन्वॉल्व हो, वहां आप शफाफियत और वहां आप मुनसिफाना की तवक्को नहीं रखते। दुनिया में तो अब इलेक्शन जो है वो अमेरिका जैसे इलेक्शन, उसकी वजह मैं बताता हूं। आप करोड़ों आदमियों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि जिस अंदाज से जो आप अल्फाज बोलते हैं, अमेरिका जैसी जो सोसाइटी, अमेरिका की 237 साल डेमोक्रेसी है, जी जी, लेकिन ट्रंप ने आज तक 2020 के इलेक्शंस को कबूल नहीं किया। सर वो छोड़ दें, लेकिन आपका अगर कोई इदारा इलेक्शन करवा रहा है, आप उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं ना कि आप अपना 100% दे दें, बाद में लोग माने या ना माने, अगर उसके ऊपर ही सवाल होंगे कि वो 100% नहीं दे रहा, तो ये तो कर सकते हैं ना? नहीं, ये आप देखें, ये आप इसलिए कर सकते हैं कि जब आप उस प्रोसेस पे लोगों के एतमाद को बहाल करें। अच्छा, इलेक्शन नाम है एक प्रोसेस को एक्सेप्ट करने का, और उस प्रोसेस पे एतबार का। ठीक है। आप जब वो एतबार खो देते हैं, आप इस तरह की चीजें करते हैं, मुझे ये लग रहा है बदकिस्मती से कि पाकिस्तान अब एक तरह की कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। कंट्रोल्ड जा रहा है या जा चुका है? जा चुका है, इसलिए कि अब आप नतीजा देख लेंगे। जो अभी आप कह रहे हैं कि इस्तेकाम आ जाएगा, बड़ा सवाल है सर। कंट्रोल डेमोक्रेसी में इसी पे ब्रेक लेता हूं। और दूसरा, आज 76 सालों में अगर कोई किसी से मोहब्बत भी करे, किसी के साथ वक्त भी गुजारे, तो बंदे को उस पर भी ट्रस्ट आ सकता है। तो हमारी कौम को या हमारे लोगों को, हमारे सियासतदानों को इदारों पे ट्रस्ट क्यों नहीं आ सका? 76 सालों का बड़ा लंबा साथ है, फिर भी क्यों नहीं? ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद सुलेमान साहब, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन अगर एक्सेप्ट नहीं होते, माजी की पूरी तारीख का हिसाब से हम देख सकते हैं, या फिर इस दफ़ा सारे एक्सेप्ट कर लेंगे जो हालात हैं? जनाब, इस इलेक्शन को तो आप तो इलेक्शन के बाद के नताइज की बात कर रहे हैं, मैं तो इलेक्शन से पहले कह रहा हूँ ये इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन ही जो है ना सारा का सारा डिस्क्रेडिट है, कोई जीते कोई हारे। जो इलेक्शन से पहले हमने सब कुछ खेल लिया है, उसके बाद इस इलेक्शन के नताइज को कौन तस्लीम करेगा और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को कौन तस्लीम करेगा। और अभी शब्बीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कंट्रोल डेमोक्रेसी की जो बातें होती हैं या कंट्रोल निज़ाम के तहत बातें होती हैं, देखिए ना जो भी हुकूमत बनेगी वो एक कोलिशन हुकूमत बनेगी, एक कमजोर हुकूमत बनेगी, चंद वोटों के ऊपर इत्तेहादी जमातों की फरमाइश से बनेगी। तो ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को नहीं हल कर सकती ना। हमने पहले भी इमरान खान की हुकूमत देख ली, उससे पहले पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत देखी थी। जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं सियासत के, मईशत के, सिक्योरिटी के, गवर्नेंस के, इंस्टीट्यूशन के, उसके लिए तो बड़ा एक मजबूत हुकूमत चाहिए ना, मुस्तहकम किस्म का निज़ाम चाहिए। तो हम कमजोर सियासी निज़ाम की बुनियाद के ऊपर अगर हुकूमत बना भी लें तो वो भी नतीजा खेज नहीं हो सकेगी। फिर मैं आपको बताऊं, जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी उसके ऊपर ये बोझ भी होगा, जो कुछ इलेक्शन के नताइज हैं उसका बोझ भी उनके ऊपर पड़ेगा। लोगों की इतनी अच्छी आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो हमारे लिए एक मसले का हल नहीं बन पा रहे। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता ही है कि इस इलेक्शन के नतीजे में ज्यादा बिगाड़ और महागाई पैदा होगी। शदोबद के साथ इतनी क्यों मांगे जा रहे हैं इलेक्शन? अगर ये हल ही नहीं है तो मांगे क्यों जा रहे हैं? नहीं देखिए, जाना तो आपने अल्टीमेट इलेक्शन की तरफ ही है, इलेक्शन ही हल होता है, लेकिन इलेक्शन से मुराद ये होती है कि ऐसा इलेक्शन तो काबिल कबूल इलेक्शन हो। लेकिन एक इलेक्शन तो पाकिस्तान को तोड़वा गया था, तो दूसरा अगर इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाए तो ऐसे इलेक्शन होने नहीं चाहिए थे फिर सुलेमान साहब? नहीं, इलेक्शन इस तरह का इलेक्शन का तो कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन का फायदा उसी सूरत में जब आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए निकालेंगे। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता आप मुझे दुनिया की कोई तारीख बताए ना जहाँ एक पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करके जमाती सतह के ऊपर उनकी जमात की शनाख्त के तौर पर सियासी बेदखल कर दिया गया हो और फिर इंतखाबी निशान जो है वो उनका उनसे छीन लिया गया हो।
तो उसके बाद एक किस तरह से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को आप देख रहे हैं? अभी तो देखिए ना, मैंने आपको बताया, आप मुझे बताएं लाहौर शहर में कोई पीटीआई इस वक्त जलसा कर सकती है, कोई जुलूस निकाल सकती है, कोई दफ्तर खोल सकती है, कोई कैंपेन कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा मेरे भाई? ठीक। आमिर खाकवानी साहब, ये 76 सालों में अवाम का सियासतदानों के साथ, सियासतदानों का इंस्टीट्यूशंस के साथ रोमांस सही तरह से परवान क्यों नहीं चढ़ पाया? वजह क्या? इसकी तो रीजन तो बहुत सारी हैं और कुछ तो ऐसी है कि अब इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल बयान भी करना किया। मेरा ख्याल ये है कि हमें, चलो हम पीछे को छोड़ दें, माजी भी छोड़ दें, अभी हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, आज काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, सलमान साहब ने भी कहा, आज देखिए ना 21 तारीख है, 21 जनवरी है, 15-16-17 दिन बनते हैं, 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा, ये 2 हफ्ते चलो समझ ले, 16-17 दिन है अभी इलेक्शन में। ये इलेक्शन क्रेडिबल अभी भी हो सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, नुकसान हो गया, निशान नहीं है, तहरीक इंसाफ का अलग है, सारी चीजें अपनी जगह। आज अगर ये कम से कम डिसाइड कर दें किसी को कंपेन करने से नहीं रोका जाएगा, कौन कर रहा है? ये डिसाइड कौन कर रहा है? जो भी इस वक्त ये सिस्टम चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को, चले हम इलेक्शन कमीशन पे बधाई डाल देते हैं, अच्छा। या इंतजामिया पे डाल देते हैं, कानून घूमते डाल देते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन पे तो जिम्मेदारी बाकायदा आयद होती है ना, आयदी तौर पे उसका काम है इलेक्शन को फेयर फ्री कराना और एक लिंक देना और एक इलेक्शन को क्रेडिबल इलेक्शन कराना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अच्छा, इसमें इंतजामी मामलात कर रही है निगरान हुकूमतें, पंजाब हुकूमत या दूसरी सूबाई हुकूमतें और फेडरल हुकूमतें। चलिए अब हम इनको बात कर देते हैं, उनका नाम नहीं लेते, बाकियों का नाम नहीं लेते हम, चलो जो नाम सीधे मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं बाकायदा आईनी कानूनी जिम्मेदारियां, उनकी बात ही कर देते हैं ना। इलेक्शन कमीशन इसको यकीनी बनाए, इंतजामिया इसको यकीनी बनाए, अगर इंतजामिया यकीनी नहीं बनाती तो इलेक्शन कमीशन इसका ले, इस पर कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है, इलेक्शन कमीशन जा सकता है कि भाई ये किसी को कैंडिडेट को कंपेन करने से न रोका जाए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अच्छा। और ये बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक है ना, किसी को कंपेन करने से ना रोका जाए। कोई पार्टी अगर अपनी एक्टिविटीज कर रही है, जलसे कर रही है, किसी को ना रोका जाए। सियासी सरगर्मियों को इलेक्शन से 15 दिन पहले या 16 दिन पहले भी अगर सियासी सरगर्मी नहीं होगी तो फिर कब होगी? सबसे बड़ा सियासी अमल जो है वो इलेक्शन ही कहलाता है ना। सियासत का जो बुनियादी कार्नरस्टोन है, तो बुनियादी एक तरह का पिलर है बिल्कुल। तो ये सबसे आसान काम ये है कि इलेक्शन करने दिया जाए, हर एक कंपेन करने दिया, इलेक्शन डे को ट्रांसपेरेंट रखा जाए, उसमें कोई धांधली कोई प्रॉब्लम ना हो, रिजल्ट में कुछ ना हो, और उसके बाद जो इलेक्शन जीतने वाले लोग हैं, आजाद उम्मीदवार, खासतौर पर पीटीआई के जो उम्मीदवार है, जो आजाद में बुरन होना पड़ा है, किसी को फोर्स ना किया जाए, किसी और पार्टी की तरफ धकेलने का कोई ऐसा खेल ना खेला जाए, जबरन ये पॉइंट्स हैं जो कि आप कह रहे हैं कि 17 दिनों के अंदर भी फ्री एंड फेयर वाला माहौल पैदा कर सकते हैं प्रोफेसर साहब। एक यानी अब इससे बहुत हद तक स्पेस पैदा हो जाएगी ना, कम से कम ये जो हो गया तो हो गया। अभी ये है कि कम से कम एक अपना जोर लगाने का इनको पूरा मौका मिल जाएगा। इलेक्शन डे फेयर हो, इलेक्शन डे के बाद मामला फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, कोई शक बात ना करो, तो इलेक्शन बड़ी हद तक क्रेडिबल हो जाए। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा कि आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हम हुकूमत बनाएंगे, सरप्राइज दे देंगे, और आज वो कह रहे हैं कि नून लीग ही है जो कि पूरी दहशत के साथ पीटीआई के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। मैं तीनों से पूछूंगा, क्या सिर्फ नून लीग ही है? प्रोफेसर साहब, फिर सलमान साहब और फिर आमिर साहब। देखिए जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, देखिए बात जो बात अभी हो रही जी जी, प्रोफेसर साहब आप बोले, फिर सलमान साहब बोलते हैं। जी हाँ, 17 दिनों में जो है वो अगर अभी भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए। मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप एक प्रोसेस शुरू हो चुका हो और एक बड़ी सियासी जमात जो इक़्तिदार में रह चुकी हो, आप उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लें, तो आप देख लें जो लोग रिजर्व सीट्स पे भी तो लोग नाम दिए जाते हैं ना। एक तरफ हमारा आइन है और आइन का आर्टिकल जो 17 है, तो सर इसमें नून लीग का इसमें क्या कसूर है? मुझे बताएं। अगर उनसे निशान छीनना है तो टेक्निकली छीनना है ना, कानूनी तौर पर कानूनी जंग वो हारे हैं, किसी ने थोड़ी उनसे छीन लिया, बल्ला छीन के कोई भाग गया नवाज शरीफ उनसे, तो क्यों कह रहे हैं वो कि दहशत के साथ इनसे बदला ले रहे हैं? वो तो ना 3 में ना 13 में खुद वो बेचारे इलेक्शन कंटेस्ट के लिए, उनको खुद नहीं पता कि उनका उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं। उनको तो आपने जो ये भी बात की ना, तो मुझे इस पे एक मिसाल अगर आप इजाजत दें, आजकल वीडियोस आती हैं कि लोगों ने लाहौर में ना घरों में शेर पाले हुए हैं। अच्छा। और उनको वो पिंजरों में रखते हैं। तो शेर को तो हमने जंगल में देखा है कि वो भैंसे का शिकार करता है, बड़े बड़े जानवरों का, तो यहाँ उसके लिए चिकन चबाना भी मुश्किल हो रहा होता है जब उसको पिंजरों में दिखाते हैं। ये हमारे यहाँ सूरत हाल सियासी जमातों की को इस तरह की बन रही है कि आप कह रहे पिछले 16 माह से शेर पिंजरे में था,
खुद साख्ता, उसको बेशक आप जो भी पकी पकाई चीज दे चिकन देंगे, खोर हो लेकिन गया। लुत्फ उसको भी नहीं आना। शेर शेर चिकन को भी खोर। मजा तब आता है जब वो शिकार करता है। तो मुझे तो लग रहा है कि नून लीग भी इस मसले का शिकार है कि वो उनके जो जेन्युइनली भी जीतने वाले कैंडिडेट होंगे ना, जो जाहिर है उनके पास सीटें आनी थी, उसका मजा भी किरकिरा हो रहा है, इसलिए कि आप जब मुखालिफ फरीक के हाथ बांध के डाल देंगे किसी के सामने, तो अगर किसी में थोड़ी सी कोई सियासी, जाहिर है जिसको आप कहते हैं कि एकुमन है, वो थोड़ा सा तो ये महसूस करेगा ना। ठीक सर। मुस्लिम लीग के मुकाबले की जमात हुआ करती थी, और अभी भी मुस्लिम लीग एक बड़ी सियासी जमात है, लेकिन आपने इलेक्शन से पहले हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि वो, जिसको मैंने कहा कि कोई फरीक ही नहीं रहा दरमियान में। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी कहाँ से फरीक हो गई है? पीपल्स पार्टी का तो पंजाब से तो मेरे हिसाब ताल्लुक से ही उनका नहीं है। सफाया हो गया है। लेकिन तो वो तो मुझे कैसे ये कह रहे लग हैं रहा कि है मैं लाहौर में घुसकर मारूंगा, 17 वजारतें कम करूंगा, कभी बुजदार प्लस को, वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया जाता है, कभी नहीं शुबाज आ नहीं, तो जाता है, इस दफा जियाला आप आएगा और तकदीर बदल देगा आपकी पंजाब वालों। आप अच्छा, आप चले यूं कर लें, बिलावल भुट्टो साहब की तकारीर कश्मीर के इलेक्शन में सुन लें, उनकी तकारीर गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शन में सुन लें, उनकी तकारीर आप केपीके में जो उन्होंने की वो सुन लें। लीडर्स ने तो जाहिर है कि एक मुबालगा या उसको करना होता है, लेकिन मैं और आप बड़ी बखूबी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तरह से भी, अगर दो मुकाबले में हो तो पीपल्स पार्टी वहां कहीं फॉल नहीं करती, ठीक है। खास जी तौर पे सलमान 3 बड़े साहब, सूबों में और पंजाब। सुलेमान साहब, ये प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं कि शेर चिकन खोर हो चुका है, तो बिलावल कैसे कह रहे हैं कि शेर आदम खोर है, खून चूसता रहा, अब भी पीटीआई के लोगों का, कारकुनान का खून चूस रहा है और मैं इसे तीर के साथ शिकार करूंगा। भाई आपके पास तो पंजाब के अंदर 172 170 में से 1-2 तीर हैं, तीर तो है नहीं, जो हैं वो भी चलने नहीं है जनाब सलमान साहब। देखिए ना, बिलावल साहब की जो पार्टी है वो पंजाब में कितनी नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ रही है, आपको उसकी कोई इरादो शुमार पता है? मैंने बड़ा पूछा है, वो कहते हैं हमारे पास हैं लेकिन अभी तक जारी नहीं तो किया। बस मतलब जितनी सीटों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे तो कोई इंकलाब नहीं आने वाला ना बिलावल का। लेकिन वो और जो हाँ, खलील उनके साहब ने पास ठीक वो कहा है कि वो सिंध खलील हाउस साहब ने वाली ठीक कहा है ना कि वो सिंध हाउस वाली एपिसोड आपको पता है ना, वो आजाद उम्मीदवारों पे खेलने का, वो आपको सर, पहले वो आजाद उन्होंने- उम्मीदवार तो बात का मसला है ना, पहले तो अपनी पार्टी पोजीशन को देखे ना मेरे भाई। अच्छा जी, ठीक मैंने है। गिलगित बल्तिस्तान में जो भी प्रोफेसर साहब ने बातें की है, तकरीरें हम सुन चुके हैं, ये चूरन जो है सारी जमातों का हम पहले भी सुन चुके हैं, कोई नया चूरन नहीं सुन रहे। अच्छा। लेकिन एक बात तो बिलावल साहब ने ठीक की है ना, लेकिन ना जो क्या? पीटीआई को अगर इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिला तो उसका जश्न किसने मनाया है? किसने? पीएमएलएन ने मनाया है। पीएमएलएन अच्छा। के लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आखिर तक ये कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़े फ्रॉड हुए, इनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। फिर जितनी ये 9 मई के वाकये के बाद जितनी भी गिरफ्तारियां इस वक्त खवातीन जेलों में है, मर्द हजरात जेलों में, क्या कोई एक मजम्मती बात कभी पीटीआई ने अपना पीएमएलएन के लोगों ने की है? तो बात तो ठीक है, पीएमएलएन के लोग जो समझते हैं कि असल मुकाबला हमारा पंजाब में पीटीआई के साथ था, इसलिए पीटीआई को दबाना जो है वो बहुत जरूरी था, और दबा भी दिया। अब मरियम बरके मार रही हैं कि वो भाग गए हैं, ये भागे तो नहीं है, भगा दिया है आप लोगों ने उनको, और उनके हाथ पैर बांधने की कोशिश की है। यार ये आप लोग कैसे आप कह सकते हैं, आप और बिलावल एक सोच कैसे रख सकते हैं? उन्होंने कैसे भगाया, मुझे समझाएं ना जरा। सोच की बात नहीं है, जो लोग आंखें रखते हैं भैया उनको नजर आ रहा है इंतखाबी मुहिम में कौन किस तरह से कार्ड खेल रहा है। पीपल्स पार्टी क्या कार्ड खेल रही है, पीएमएलएन क्या कार्ड खेल रही है, पीटीआई क्या कार्ड खेल रही है। कोई बच्चे तो नहीं है, सारे लोग यार, सब लोग अपनी आंखें खोल के देख रहे हैं कि इस वक्त अगर आपने पीटीआई को दीवार से लगाया तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है इसका? पीएमएलएन है ना, पीपल्स पार्टी थोड़ी है बेनिफिशियरी। पंजाब में पीएमएलएन मैटर करती है ना, इसलिए बड़ी बेनिफिशियरी तो पीएमएलएन होगी। और अगर पीटीआई को और पीएमएलएन का बकायदा बराह रास्त मुकाबला होता तो फिर सूरत हाल कुछ और भी हो सकती थी ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये होता रहा है। कल जब 2018 में पीएमएलएन के लोगों के साथ हो रहा था तो पीटीआई वाले बड़े खुशियों का इजहार फरमा रहे थे। आज जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है तो पीएमएलएन वाले जो है वो बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं। यही हमारी सियासी जमातों का डायलेमा है। और खुद बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो ताने तो मारते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी उस पूरे खेल का हिस्सा रही है। जिस तरह से पीटीआई को मैदान से बाहर निकाला गया है, उन्होंने आपको 16 माह की हुकूमत में उनके वजीर खारजा के तौर पर सुपुर्द रोल प्ले किया है, सब कुछ किया है। हमारी सियासी जमातों का मसला ये है कि हमारी सियासी जमातें बुनियादी तौर पे आवाम की तरफ कम देखती हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज्यादा देखती हैं और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत लेने की कोशिश करती हैं। और जब वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मिल जाए तो सब अच्छा होता है, जब इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत ना मिले तो सब बुरा है। आमिर खानवानी साहब, लेते हैं सर जी, ये मुझे मैं एक सवाल भी ले लें, बाकी आप बात कीजिएगा। वो कल मुझे खान साहब की अभी फिर बात याद आ गई। एक तो उन्होंने कहा कि 90% फौजी अभी भी मुझे वोट देंगे,
और ये मुझसे डरते हैं, इसलिए नुकरे लगा के रखा है, 3 दिन पहले मुझे छोड़ दें तो इन्हें लग पता जाएगा। तो मैं कह रहा था रस्सी जल गई बल नहीं गया है जी। देखिए वो सियासतदानों को बाज़ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, ज़ाहिर उनका अपने वोटर का और सबसे मसला होता है। कि मैं बिलावल की बात कर रहा था, बिलावल भुट्टो को कहे बाकी चीजें शेर से इंतकाम तो बाद में ले। कराची के बल्दियाती इंतखाब में कराची के मेयरशिप पे जो दामजी करके हाफ स्टेजिंग करके जिस तरह मैंडेट जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर बनने जा रहा था, उसकी जगह उन्होंने अपना मेयर बनवाया है। अच्छा। वो तो उससे तो करेक्ट कर देंगे वो सब। वो जो उन्होंने इतनी गैर जमहूरी हरकत की, वो तो आज भी ठीक कर सकते हैं इस मामले को। तो इसी तरह वो पंजाब के अंदर वफाक के अंदर भी कर गए, तो आप लोग भी इधर मैं भी इधर बातें करते रहेंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म बने होंगे। दूसरा आप 16 माह में देखें, पंजाब में और केरल में तो निगरान हुकूमत थी, केरल में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, वो असेंबली नहीं टूटी थी। तो उन्होंने जो किया वहाँ पे अपोजिशन के साथ, वलीम आदिल शेख जो दर्जनों बार गिरफ्तार हुए हैं और वो जमानतें कराते रहे, और बेचारा जो जिस तरह उनके साथ किया गया है या पीटीआई के लोगों के साथ कराची में जो किया गया, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है ना, निगरान हुकूमत नहीं थी वहाँ पे, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग तो नहीं थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे जो जमहूरियत पसंद होने के सबसे ज्यादा दावेदार है और बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। और काबिनेट बल्दियाती इलेक्शन में कराची के जो आपको मिसाल दे दी ना, कि खुद अपनी ये चीजें ठीक करने वाली है नहीं। बाकी जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बातों का वो जो एक बड़ी एक दावे करते हैं, वो बिल्कुल एक बहुत जगह बचकाना सी लगती है। और आप कभी बिलावल भुट्टो की तकरीर को गौर से सुनिएगा, मैंने सुनी, जब उन्होंने कभी मतलब गौर से देखिएगा, बल्कि सुनते तो खैर होंगे, आप नोट कीजिएगा, जब वो बहुत ही बात गमनाक सी बात करते हैं, अफसोसनाक जुमला बोलते हैं और फिर वहां मुस्कुराते हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके चेहरे नहीं, आप पर्सनली तो मना करें, चलें आप आजमा के देखिए। मैं आजमा लूं, कुछ और होते हैं, कोशिश करता हूं कि वो हमें इंटरव्यू भी दें तो फिर आपको दिखाएंगे, उनसे ये पूछेंगे। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब आप बताइएगा सर, ये वो कह रहे हैं कि जो लोग मुझे ताना देते हैं, फिर बिलावल की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं जो मुझे ताना दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई तो लाहौर के लोगों ने खुदसूजियाँ की, बेनज़ीर का इस्तकबाल किया, लाहौर गढ़ था पीपल्स पार्टी का, आज भी है, शेर वाले नज़र नहीं आ रहे और दूसरों को सामने नहीं आने दिया जा रहा। और पीटीआई के नौजवानों को उन्होंने कहा कि आप वोट डालें आज़ाद उम्मीदवार को, लेना तो से हम नहीं है। आप देख लें 1985 से आप इलेक्शंस की तारीख देख लें, पीपल्स पार्टी जो है वो आप देख लें पिछले 40 साल से वो पंजाब में और खुसूसन लाहौर में तो उनका बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बड़ा तारीखी इस्तकबाल हुआ और लाहौर बाहर निकला था। अब ये एक मौका था नवाज शरीफ साहब के पास कि जब वो 4 साल के बाद तकरीबन अपनी जिलावतनी जो थी उनकी वो ख़त्म करके आए हैं, तो होना ये चाहिए था कि जो जलसा किया गया है मीनार पाकिस्तान पे, वो जलसा वो इस्तकबाल कम से कम करीब जाता जो बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था। अच्छा जी, ये आपको अक्टूबर में याद होगा, पीटीआई को जो बूस्ट मिला था वो लाहौर के मीनार पाकिस्तान के जलसे से मिला था। अब अजीब बात ये है कि लाहौर जो है उस दिन खामोश था और लाहौर उस तरह से बाहर नहीं निकला। तो मुझे तो तब्दीली एक नजर आ रही है लाहौर में भी और पंजाब में भी, और नून लीग भी ये महसूस कर रही है, अंदरूनी खाना उनको भी आइडिया इस बात का है कि चीजें बदल रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह जो मुझे कहना पड़ेगा कि इलेक्शंस में ये हरगिज नहीं होता कि एक सियासी जमात के जो आज़ाद उम्मीदवार है और फिर हमारे आइन और कानून कुछ कहता है। अभी तक तो आपके कोर्ट्स ने 2 बड़े अजीम फैसले किए कि जी पार्लिमानी लीडर जो है उसका फैसला माना जाएगा कि जो सियासी जमात का सरबराह है। मुझे बताएं, जब एक सियासी पूरी जमात को ही आप आज़ाद छोड़ देंगे तो फिर ये जो 2 अहम फैसले थे, दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए, तो सियासी जमात अगर अपने लोगों पे अपने जो उनकी हायरार्की है उसके तहत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वो आप कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपके माजी के फैसले से। लाहौर किसका गढ़ है सलमान साहब? हाँ, और दूसरी बात ये सबसे बड़ी जो खौफनाक बात ये है कि मुझे ये बताएं उसी सियासी जमात के कितने अहम लोग, अभी बात हुई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया, ये वो लोग थे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ठीक है सर, देखा जा सकता था। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया प्रोफेसर तो साहब, बातें तो बहुत थी प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका भी, सलमान साहब शुक्रिया, इजाज़त है जी, अल्लाह हाफिज़।